अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड एंड उसके साथ साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने इससे पहले जो बायोमॉलिक्यूल स्टडी किए हैं वो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को स्टडी किया, फिर हमने अमाइनो एसिड्स को स्टडी किया, उसके बाद लिपिड्स, और अब हम देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर के कंटेंट्स देखे जाए तो हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है सिर्फ उसी को स्टडी करेंगे यहाँ पे, और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं या इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे हम कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं, या न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के। इसका मतलब है कि पहले न्यूक्लियोटाइड्स को हमने स्टडी करना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फिर उनकी पॉलीमराइजेशन से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनता है। और साथ साथ हम ये देखेंगे कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, और जो आरएनए होता है वो हमारे पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, हम जस्ट यही पहला और दूसरा पॉइंट जो है इसी को डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे इसके जो न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस हैं या उनके सीक्वेंसिंग है या मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए आ गया या उसकी एनालिसिस वगैरह है, उस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अभी स्टडी नहीं कर रहे, हम जस्ट उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और किस आपस में कंबाइन होकर पॉलीमराइज होकर डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट ऑब्वियस डिफरेंसेस इन लाइफस्टाइल एंड macroscopic appearance, organism exhibit striking similarity at the molecular level। कि हाँ, हमें नो डाउट हम शक्ल से या लाइफस्टाइल से या किसी भी अपेयरेंस के थ्रू तो हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट अगर हम उनको मॉलिकुलर लेवल पे देखा जाए तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है। कि मीन के ऑर्गेनिजम्स के अंदर या इवन हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनका मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो सेम ही है। मीन उनके सेम तरह के कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रोटीन सेम हो सकती हैं, या न्यूक्लिक एसिड या डीएनए जो है या जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि नो डाउट कि हमारे पास क्या अपीयरेंस या लाइफस्टाइल वगैरह तो चेंज हो सकता है, लेकिन हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो कोई ना कुछ जो है वो सिमिलरिटी लाजमी प्रेजेंट होती है सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑल सेल रिलाई ऑन a common set of molecules that include amino acid, carbohydrate, lipids and nucleotides as well as their polymeric forms। कि जो स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो किस चीज़ पे बेस करें कि उसके अंदर अमाइनो एसिड क्या है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, लिपिड्स कौन से हैं और न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं, या सिंपली के डीएनए है या आरएनए है, या जो ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स की जो फॉर्म है, ठीक है, ये कौन सी है और किस तरह ये इनकी जो है फॉर्मेशन हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं कि किस तरह का कोई किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होगा या किसी उस ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसी होंगी। Each type of compound can be described in term of its chemical makeup। ये किस तरह का बना हुआ है, उसकी composition क्या है, its interaction with the other molecules के किस तरह की interactions हैं, its physiological function और ये कौन कौन से function perform कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है depend कर रही हैं कि कौन सा compound जो है किस तरह का कोई function करेगा। We begin our survey of biomolecule with the discussion of nucleotides and their polymer the nucleic acid। कि हम पहले स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइड से, देन उनकी पोलीमराइजेशन से हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। और न्यूक्लिक एसिड की आपको पता है कि ये दो टाइप्स होती हैं, एक होता है आरएनए और दूसरा है हमारे पास डीएनए। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी वाले, ठीक है, उनके लिए तो उन्होंने तो ये इजीली पढ़ा होगा, लेकिन जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि उन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है, हेरिडिटी मटेरियल कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, या कोई भी फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है। एक्चुअली वो सारे का सारा जो है वो डीएनए या आरएनए की बेस पे होता है। कि सबसे पहले हमारे पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या कोई भी एनर्जी है या कोई भी मैसेज है वो डीएनए के थ्रू डीएनए में स्टोर होता है। ठीक है, अब वो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है,
RNA से फिर डिफरेंट तरह की प्रोटीन बनती हैं और वो प्रोटीन जो है वो डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। मीन ये हमारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर या इवन ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो एक्चुअली जो है हमारे पास डीएनए और आरएनए की बेस पे जो है उनकी फंक्शन हो रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि हम अपने बारे में देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, या फिर ये न्यूक्लिक एसिड वगैरह किस तरह के फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं या इनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर इन्वॉल्व इन नियरली एवरी फेसेट ऑफ सेलुलर लाइफ के हर जगह पे, हर प्लेस के ऊपर जो है सेलुलर लाइफ में क्या है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं। स्पेसिफिकली दे पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, एनर्जी ट्रांसफर जो रिएक्शंस हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में हैं यूज़ हो रहे होते हैं, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर हर जगह पे डीएनए और आरएनए का अपना अपना रोल है। देयर पॉलीमर the nucleic acid DNA and RNA are the primary players in the storage and decoding of the genetic information। कि जब पहले हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, जब वो पॉलीमराइज हो जाते हैं मीन उनके पॉलीमर बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए है और आरएनए है। अब ये आरएनए और डीएनए हमारे पास क्या है कि एनर्जी को स्टोर भी कर रहे हैं या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर रहे हैं। आपने जीन का वर्ड सुना होगा, ठीक है, वो भी एक स्पेसिफिक कोड होता है, ठीक है। तो उसके फॉर्म के अंदर जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर भी होती है और उस स्टोर से जब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जा रही है तो वो उसकी डी कोडिंग होती है कि उसकी बेस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है या कोई भी उसका जो डिफरेंट प्रोसेस हैं वो सारे के सारे परफॉर्म होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड आल्सो परफॉर्म स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक रोल्स इन दी सेल्स की। ये हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड्स हैं इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के साथ साथ जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको भी परफॉर्म कर रहे होते हैं कि जो स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल्स हैं वो भी परफॉर्म हो रहते हैं। नो अदर क्लास ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन सच वेरिड फंक्शन और इन सो मैनी फंक्शन दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। की हमारे पास डीएनए और आरएनए का जो है वो यहाँ न्यूक्लिक एसिड है, ये जो बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम सिंपली देखेंगे कार्बोहाइड्रेट है वो एक तरह का फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लिपिड्स होंगे वो कोई एक तरह का फंक्शन कर रहे होंगे, ठीक है, प्रोटीन है वो एक तरह का कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर की एनर्जी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेलुलर रिएक्शंस के अंदर भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं। एक्चुअली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, डीएनए के अंदर होती है। डीएनए से वो कन्वर्ट होती है आरएनए में, आरएनए से डिफरेंट तरह की प्रोटीन बनती है और डिफरेंट प्रोटीन्स आपको पता है कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो वो फिर जो है कि सारे के सारा एक मैसेज सा कन्वे होता है या एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या कोई भी सेलुलर रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। Evolutionists postulate that the appearance of nucleotide permitted the evolution of organisms that could harvest or store energy from their surrounding and most importantly could make copies of themselves। कि जो एवोल्यूशनिस्ट थे जिन्होंने एवोल्यूशन को स्टडी किया था, मीन वो जो डार्विन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि डार्विन की थ्योरी क्या थी कि क्या था, और वो एक एग्जांपल दी जाती थी जो ज़राफ़े वाली एग्जांपल अगर किसी ने वो पढ़ा हो, क्या था कि पहले उस एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि पहले हमारा क्या था कि जो ज़राफ़े थे वो कॉन्सेप्ट ये था कि पहले उनकी गर्दन जो थी वो स्मॉल थी, लेकिन इन्वायरमेंट या सराउंडिंग की ऐसी चेंजिंग आई कि उनके लिए जो है फूड कलेक्ट करना जो है वो मुश्किल हो गया, ठीक है। जैसे अगर उन्होंने प्लांट के लीव्स लेने हैं तो ठीक है, और वो उनको खाना उनके लिए मुश्किल हो गया, तो आस्ता आस्ता सराउंडिंग की चेंजेस की वजह से उन्होंने क्या किया कि अपनी बॉडी के अंदर इस तरह की चेंजेस लेके आए कि वो सराउंडिंग के साथ कंपैक्ट कर गए और वो जो है डिफरेंट उनकी गर्दन आस्ता आस्ता जो है डिफरेंट जनरेशन के अंदर
जो है वो लार्ज होना शुरू होगी। तो ये कंसेप्ट था कि सराउंडिंग में चेंजेस आती हैं, तो सराउंडिंग के चेंजेस को जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी चेंजेस आती रहती है और नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आती रहती है। लेकिन आजकल जो हमारे पास जो स्टडी हो रही है केमिस्ट्री या बायोलॉजी की, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चेंजेस किस वजह से आ रही हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड में जो चेंजेस आ रही हैं उनकी बेस पे आती हैं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे लाइफ जो है वो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड के डिफरेंस की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, although chemical and biological detail of early life form और सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन के मीन बहुत ज़्यादा जो है स्पेकुलेशन है इसके बारे में कि लाइफ इस तरह ओरिजिनेट हुई, लाइफ इस तरह ओरिजिनेट हुई। ठीक है, it is incontrovertible that life as we know it is inextricably linked to the chemistry of nucleotides and nucleic acid के मीन के हमारे पास जो है कि हम ये नहीं कह सकते कि लाइफ जो है कि केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे पास जो है लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड से लिंक कर रही है। ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसी की वजह से म्यूटेशन होती है या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आना शुरू हो जाती है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम जस्ट इस चैप्टर के अंदर से इंट्रोडक्शन की बात करेंगे या इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, we examine the structure of the nucleotides and the nucleic acid RNA or DNA. We also consider how chemistry of these molecules allow them to carry biological information in the form of sequence of nucleotide. ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और उसके आगे फंक्शंस को डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे। तो हम क्या है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का उसको देखेंगे कि हमारे पास किस ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ होती है और जो है ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, क्या क्या इसके कंपोनेंट हो सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर यूबिक्यूटस मॉलिक्यूल विच कंसिडरेबल स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी के हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास है या एवरीवेयर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास हर जगह प्रेजेंट है या हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है और जिसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस भी आते हैं। देयर आर 8 कॉमन वैराइटीज़ ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स के हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की डिफरेंट वैरायटी क्या है, वो 8 टाइप की। हम देख लेते हैं कि वो 8 टाइप कैसे बनती हैं। Each composed of a nitrogenous base linked to a sugar to which at least one phosphate group is also attached. Mean इसके 3 मेन कंपोनेंट है। कोई सी भी एक नाइट्रोजन बेस होगी, कोई सी भी एक कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, या जिसको हम शुगर कह रहे हैं, और उसके साथ साथ कोई फास्फेट ग्रुप लगा होगा। ठीक है, वो एक फास्फेट ग्रुप भी लगा हो सकता है, वो 2 भी लगे होते हैं और वो 3 भी लगे होते हैं। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड के क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस। अभी हम उसकी डिटेल देख लेते हैं कौन सी नाइट्रोजनस बेस होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और साथ साथ जो है हमारे पास फास्फेट ग्रुप जो है वो मिल के क्या करते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले कि ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये कौन सी है, कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ठीक है, द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्लेनर aromatic heterocyclic molecule that are structural derivatives of either purine or pyrimidine, although they are not synthesized in vivo from either of these organic compounds। कि हमारे पास क्या है, ये बेस क्या होती हैं, कि ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कौन सी है, कि ये एरोमेटिक है। ठीक है, जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ तो वो एक एरोमेटिक रिंग होगा या वो हेट्रोसाइक्लिक होगा, मीन दो और दो भी हो सकते हैं एक की बजाय। ठीक है, कि ये प्लेनर होती हैं, एरोमेटिक होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्यूरीन या पिरिमिडीन के डेरिवेटिव्स हैं। अब हमारे पास प्यूरीन क्या होती है, प्यूरीन वो है जिसमें दो जो है वो रिंग प्रेजेंट है। एक जो है ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है 6 मेंबर रिंग है। और आप ये देख लो कि ये नंबरिंग भी इनकी
दी हुई है कि ये नाइट्रोजन, इस वाली नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट होनी है कि ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड ये 6, ये 6 मेंबर रिंग है, और 7, 8 और ये 9, ठीक है। और ये जो है हमारे पास 9 मेंबर रिंग आ गया। उधर क्या है हमारे पास, इस नाइट्रोजन से 1 कंसिडर होगा, 2, 3, 4, 5, 6। अभी आप इस नंबरिंग को देखोगे, आगे आपने बेस की नंबरिंग भी देखनी है, और साथ साथ जो है जब इनके इसे न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनने हैं तो हमने फिर भी देखना है कि कौन सी नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। आई ये बेस जो है ना, बेस यहाँ से ये जो नाइट्रोजन नंबर 1 है, हम देखेंगे कि इस नाइट्रोजन नंबर 1 से बॉन्डिंग कर रही होती है। अब दो हमारे पास टाइप हैं, एक है प्यूरीन और दूसरी है पिरीमिडीन। प्यूरीन जो होती है जिसमें 2 रिंग होते हैं, और जो है पिरीमिडीन जो होती हैं वो 1 रिंग होती है। अब इनकी भी आगे डिफरेंट टाइप हैं। द मोस्ट कॉमन प्यूरीन्स आर, प्यूरीन की कितने टाइप हैं, एडेनिन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और गवानीन। मेन दो रिंग वाली जो है वो 2 तरह की है, एक को हम एडेनिन कहते हैं, दूसरी हमारे पास क्या है, गवानीन। एंड द मेजर पिरिमिडीन आर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन, ठीक है। ये 3 हैं। एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस आता है यूरेसिल एंड थायमीन का, आरएनए में ये होती है और डीएनए के अंदर ये होती है, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में देख लेंगे कि इन दोनों में ऐसे कोई एक होगी, ठीक है। ये नहीं है कि दोनों ही एक जगह एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर या एक ही आरएनए या डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगा। द प्यूरीन्स फॉर्म द बॉन्ड टू अ 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर का आपको पता है कि उसको क्या कहते हैं, पेंटोज कहते हैं। वी आर देयर नाइट्रोजन 9 atoms, whereas pyrimidine do so through the nitrogen 1 atom। कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि pyrimidine का रिएक्शन जो है बेस के साथ ये इस नाइट्रोजन 1 से होगा, और जो है दूसरी वाली हमारे पास प्यूरीन है वो जो है नाइट्रोजन नंबर 9 से रिएक्शन जो है वो करेंगी बेस के साथ। अब हमने कहा कि बेस हमारे पास कौन सी है, ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो बेस हमारे पास 5 मेंबर रिंग है। ऊपर हमने देख लिया कि हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, स्पेस की उनकी मेन टाइप कितनी है, 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं प्यूरीन जिसमें 2 रिंग है, और जो जिसमें 1 रिंग है वो हमारे पास क्या है, पिरीमिडीन जिसमें 2 रिंग है। मेन प्यूरीन कौन की क्या टाइप है, वो एडेनिन और ग्वानिन होती है, और जिसमें 1 रिंग है यानी कि पिरीमिडीन उसकी 3 टाइप है, वो साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन हो सकती है। जो एक मेंबर वाली रिंग वाली है हमारे पास बेसिस, वो नाइट्रोजन नंबर 1 से बॉन्ड बनाती हैं, और जो 2 मेंबर वाली हैं वो नाइट्रोजन नंबर 9 से बॉन्ड बनाती हैं। और साथ साथ हमारे पास क्या है कि जो शुगर है, अब हम शुगर की बात करें कि शुगर कौन सी है, 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये पेंटोज शुगर है, जिसका एग्जैक्ट नेम अगर आपने याद कर लिया हो कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर, तो ये हमारे पास क्या है, ये राइबोज शुगर होती है। अब आपने ये देखा होगा कि इसके कलर में यह डिफरेंस है कि ये OH और ये H का यहाँ पे क्या है, H है, यानी जो सेकंड पोजीशन है, ठीक है, ये वाली 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे एक जगह पे OH लगा हुआ है और दूसरी जगह पे जस्ट H लगा हुआ है। ये आपने वहाँ भी देखा था कि 5 कार्बन जो रिंग है वो पेंटोज होती है, जिसका नेम है राइबोस, और इसके सेकंड पोजीशन के ऊपर से एक हाइड्रोक्सिल की ग्रुप की बजाय जस्ट हाइड्रोजन लगाओ, मीन ऑक्सीजन रिमूव हो जाए यहाँ से, तो वो क्या बन जाएगा, डी ऑक्सी, ठीक है। जो सिंपल राइबोस था वो क्या बन गया, डी ऑक्सी राइबोस बन जाता है। तो यहाँ पे अब 2 तरह की शुगर आ गई, जो आरएनए में शुगर होगी वो राइबोस होगी, और जो डीएनए में शुगर होती है वो डी ऑक्सी राइबोस शुगर आ जाती है, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ अगर आप नंबरिंग देखें कि यहाँ पे नंबरिंग जो है नाइट्रोजन बेस को सिंपल 1 2 3 4 5 6 से की हुई है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 की है, ठीक है। इसको सेपरेट करने के लिए बेस के साथ जो बेस की नंबरिंग है वो प्राइम से शो हुई है, ठीक है। जैसे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। इधर भी हमारे पास क्या है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम।
ठीक है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जब हमने इनको बॉन्ड बनाना है इनके दरमियान में, तो हमें पता हो कि कौन सी वाली पोजीशन पे बॉन्ड बन रहा है और नाइट्रोजन कौन सी वाली नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है और कौन सी वाली ये जो कार्बोहाइड्रेट की कौन सी वाली कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बन रहा है। तो इसको सेपरेट आउट करने के लिए हमने यहाँ पे इसके लिए प्राइम का वर्ड यूज़ किया हुआ है। इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स द पेंटोज इज राइबोज। ठीक है। कि राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो पेंटोज है वो राइबोज है, लेकिन यानी कि राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास कौन से होते हैं, आरएनए होता है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है जिसे हम डीएनए कहते हैं, और जस्ट डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कह लें हमारे पास। तो ये क्या है, उसमें शुगर जो है वो कौन सी होती है, इस 2' डीऑक्सी राइबोस। ठीक है। 2' इसलिए कहना है कि दूसरी वाली कार्बन के ऊपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तो इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 2' डी ऑक्सी राइबोस। ठीक है। द कार्बन एट पोजीशन 2' लेक्स आ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगा हुआ, इस पे जस्ट हाइड्रोजन लगी हुई है। ठीक है। तो हमको ये समझ आ गई कि हमारे पास जो है जो है वो 5 डिफरेंट टाइप की हमारे पास बेसिस हैं। एक्चुअली 2 टाइप हैं, उनकी आगे इसकी आगे हमारे पास क्या है कि आगे 2 टाइप है और इसकी हमारे पास आगे 3 टाइप है, और 2 तरह की हमारे पास शुगर होती है जिसको हम राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर कह रहे होते हैं। ओके। अब हम देख लेते हैं ये प्राइम और जो है सिंपल वाली वर्डिंग की बात जो भी हमने ऊपर कर ली है उसको देख लेते हैं। नोट दैट द प्राइम नंबर रेफर टू द एटम ऑफ पेंटोज, कि जो शुगर है कार्बोहाइड्रेट है जो पेंटोज है उसके नंबर्स हमने प्राइम से मेंशन किया है, और अनप्राइम नंबर रेफर टू द एटम ऑफ द नाइट्रोजनस बेस के अनप्राइम यानी सिंपल नंबर जो है वो नाइट्रोजन बेस के लिए किए हैं। इन अ राइबोन्यूक्लियोटाइड और are deoxyribonucleotides, one or more phosphate group are bound to atom, किस पोजीशन पे अटैच होते हैं। अब आपको यहाँ से प्राइम से ही पता चल गया कि ये कौन से हैं, कि ये पेंटोज शुगर की बात हो रही है। ठीक है। कार्बन 3' के ऊपर और कार्बन 5' के ऊपर जो है वो फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो हम वो भी देख लेते हैं कि फास्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच हो रहा है, कि या तो 3' पे अटैच है या फिर 5' पे अटैच हो रहा है। ठीक है। One or more phosphate group are bonded to carbon 3' और carbon 5' of the pentose to form, उसके रिजल्ट में हमारे पास कौन सा जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा उसको हम क्या नेम देंगे, टू फॉर्म 3' न्यूक्लियोटाइड और 5' न्यूक्लियोटाइड की। अगर 3 पोजीशन पे फॉस्फेट है तो उसको हम 3' कहेंगे, और अगर 5' पे लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप तो उसे हम 5' न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। ओके। तो अब हमें क्या पता चल गया कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है, पहली कार्बन पे यानी 1' पे तो बेस ने लगना है। ठीक है। दूसरी वाली कार्बन के ऊपर जो 2' है उसका डिफरेंस आ जाता है OH का और H का, जिसको ये ग्रीन में शो किया हुआ है। ठीक है। दोनों में चाहे वो राइबोन्यूक्लियोटाइड है चाहे वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, पहली कार्बन पे बेस ने अटैच होना है, दूसरी कार्बन पे वैसे ही H और OH का डिफरेंस है, तीसरी पे अगर फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। अब ये 3' है तो इसको हम क्या कहते हैं, 3' न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे भी 3' पे लग सकता था तो 3' जो है न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता था कि 5वीं पोजीशन के ऊपर जो है वो अटैच हो, तो 5वीं पे होगा तो वो 5' न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये अब RNA वाला है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 5' राइबो न्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये डीऑक्सी वाला है यानी डीएनए वाला है, तो फिर और 3 पोजीशन पे हमारे पास ये जो लगा हुआ है फास्फेट ग्रुप, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3' डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है, या राइबो न्यूक्लियोटाइड कह दें या न्यूक्लियोटाइड कह दें, एक ही बात है। अब इसका मतलब हमारे तीनों कंपोनेंट देख लिए कि यहाँ पे बेस होगी, कोई ना कोई बेस होगी, प्यूरीन या pyrimidine में से। इधर हमारे पास जो है वो शुगर हो सकती है, कोई भी शुगर हो सकती है, यहाँ पे राइबोज हो सकती है या डीऑक्सी राइबोज हो सकती है। और फास्फेट ग्रुप क्या है कि ये 3 पोजीशन पे लग सकता है या फिर 5 पोजीशन पे लग सकता है। अगर ये फास्फेट ग्रुप ना लगाओ तो बेस, और इसको हम क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियोसाइड। बेस और शुगर की अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और अगर ये हमारे पास फास्फेट ग्रुप भी लग जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, when the phosphate group is absent the compound is known as nucleoside. A 5 prime nucleotide can therefore be called nucleoside। ठीक है, अब इसका नेम एग्जैक्ट क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। कि ये सारा न्यूक्लियोसाइड, उसकी 5वीं पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, फास्फेट लगा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड 5 प्राइम फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड्स मोस्ट कॉमनली contain 1 to 3 phosphate group at the carbon 5 prime position and are called न्यूक्लियोटाइड, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5th पोजीशन के ऊपर एक भी लगा होता है फास्फेट ग्रुप, या इस फास्फेट ग्रुप के साथ एक और फास्फेट ग्रुप लगा होता है, या उसके साथ भी एक और फास्फेट ग्रुप लगा होता है। मीन जितने फास्फेट ग्रुप हैं उसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। इसके इसको नेम दे सकते हैं कि मोनोफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट है या फिर ट्राइफॉस्फेट है। तो ये तो है हमारे पास जो फिगर बनी हुई है, ये 5 प्राइम राइबोन्यूक्लियोटाइड की और या 3 प्राइम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की है। ठीक है, अब 5 प्राइम राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड 3 बी वाली क्या, 3 प्राइम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये प्यूरीन एंड pyrimidine bases आर लिंक टू कार्बन 1 प्राइम। ठीक है, ये कार्बन 1 प्राइम पे लिंक की हुई है बेसिस एंड ऑफ द पेंटोज एंड एट लीस्ट 1 फॉस्फेट, जिसको रेड कलर में शो किया हुआ है इधर इधर, इज आल्सो अटैच। द न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ओनली ऑफ बेस एंड पेंटोज। जो ऊपर हमने बात की कि न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो उसका मतलब है कि उसके अंदर ये फास्फेट ग्रुप नहीं लगा होगा, तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि उसके साथ साथ हमारे पास ये जो है फास्फेट ग्रुप भी लगा होता है। अच्छा, the structures, name and abbreviation of the common bases nucleoside and nucleotide are given in table 3.1। हम उस टेबल को भी देखते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोनेंट ऑफ आरएनए। ठीक है, जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। कि ये सिंपल पेंटोज शुगर जो राइबोज शुगर है वो वाली होती है, उसको हम आरएनए कहते हैं। वेराज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, जिसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, डी डी जो है वो डी इस वाली डी के लिए यूज़ हो रहा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक के लिए एन आ रहा है और ए जो है एसिड। इसी तरह यहाँ पे क्या है, राइबो के लिए आर, न्यूक्लिक के लिए एन और ए जो है वो एसिड के लिए। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन occurs in both ribonucleotide and deoxynucleotides account for the 6 of the 8 common nucleotide। हमारे पास टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, 8 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। लेकिन हमारे पास अब क्या है कि 6, ये 3 है ना, 3 बेसिस हैं। अगर वो 3 बेसिस हैं और साथ हमारे पास क्या है, शुगर कितनी टाइप की है, 2 तरह की। तो एक तरह की शुगर के साथ अटैच होंगे, यानी आरएनए वाली शुगर के साथ अटैच होंगे तो 3 बन गई। अगर डीएनए वाली शुगर के साथ अटैच करेंगे तो ये भी 3 बन जाएगी। 3 और 3 6 बन जाएगी। ठीक है, अब डिफरेंस किसका आता था, यूरेसिल का और थायमीन का। क्योंकि एक जो है यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होती है और जो थायमीन होती है वो क्या है, वो
जस्ट डीएनए में प्रेजेंट है, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज के साथ जो है वो थायमीन अटैच होगी और राइबोज शुगर के साथ जो है वो यूरेसिल अटैच होगी। मीन 6 तो वो होगी, 3 जो दोनों के साथ हो जाती हैं, और 2 ये होगी कि ये हमारे पास जो है वो अलग-अलग से अटैच हो रही होती है। तो मीन टोटल हमारे पास 8 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। Adenine, guanine, and cytosine occur in both nucleotides and both ribonucleotides and deoxyribonucleotides, accounting for the 6 of 8 common nucleotides. But uracil primarily occur in ribonucleotides and thymine occur in deoxyribonucleotides. ठीक है। Free nucleotides which are anionic are almost always associated with the counter ion magnesium in the cells। के अगर हम इसको देखा जाए कि फास्फेट ग्रुप अटैच होके ये जो साइड न्यूक्लियोसाइड्स हैं देखे तो इसके ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, चाहे वो इस पोजीशन पे ही ऐसे है। तो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये मोस्टली मैग्नीशियम आयंस इसके साथ अटैच होते हैं। अब हम जो है ऊपर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जो टेबल्स हैं। अब इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या है कि न्यूक्लिक एसिड की बेसिस हैं, उन बेसिस की से डिफरेंट जो है न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि बेस और शुगर के अटैचमेंट के साथ जो है न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जो है हमारे पास फास्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए तो वो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे पास बेसिस कौन सी हैं, पहली है एडेनिन और दूसरी क्या है, ग्वानिन। हमने देखा था कि ये हमारे पास क्या है, प्यूरीन है। प्यूरीन के अंदर क्या है कि 2 जो है रिंग होते हैं। अब इस रिंग को देखें, ये जो इस साइड पे ये रिंग तो दोनों में सेम है, लेकिन इस साइड पे जो रिंग है वो क्या है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, अमाइनो ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इधर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, और इस साइड पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड हो गया और NH आ गया, ठीक है, वैलेंसी को बैलेंस किया यहाँ पे, और साथ साथ क्या है, इधर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मीन इस साइड पे ये जो 3 कार्बन है इनके अंदर चेंजेस हैं एडेनिन की और गुआनिन के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो इसको हम, ये जो बेस है वो एडेनिन आ गई, और इसको रिप्रेजेंट यहाँ 3 वर्ड से किया जा सकता है, ADE, या A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ये हमारे पास क्या है, गुआनिन को हम GUA या G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये शुगर के साथ या बेस के साथ अटैच हो जाती है तो वो क्या है, राइबोज शुगर है अगर हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन। एडो का वर्ड आ जाएगा, एडी पहले था सिर्फ बेस और एडो आ गया, ठीक है, यानी ओ आएगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे और इसको हम एडिनोसिन कहेंगे, और ये वाली क्या बन जाएगी, हमारे पास गुआनोसिन बन जाएगी। लेकिन अगर इसके साथ क्या है, अगर फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो गया, कि पहले बेस थी, बेस के साथ हमारे पास शुगर अटैच हुई, शुगर के साथ अगर हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो अगर एडेनिन है तो इसका जो नेम आता है एडेनिलिक एसिड कहते हैं इसको, या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, या इसको हम AMP कहते हैं, ठीक है, AMP TMP वगैरह जो है आप इनके नेमिंग कह सकते हैं, लेकिन AMP ये हमारे पास क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह गुआनोसिन के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसे हम GMT कहेंगे। अब हम देखते हैं जो दूसरी बेस है जिसमें क्या है, एक कार्बन एक रिंग है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी थी, कि पिरिमिडीन कौन सी थी, हमारे पास 3 टाइप थी इसकी, साइटोसिन थी, यूरासिल थी और थायमीन थी, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें क्या है, एक रिंग है नीचे वाली साइड पे तो सेम है, इन दोनों के अंदर इसमें क्या है, NH2 यानी माइनो ग्रुप लगा हुआ है, इधर क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो जब यहाँ पे चेंजेस आएगी तो इसके साथ साथ ये वाली कार्बन है इनके अंदर भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। ये वाले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है
और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो N के साथ H भी आएगा, और साथ ये इस साइड पे ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगी हुई है, जो कि तीनों में लगी हुई है। ठीक है, अगर आप इसका और इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये तीन साइड जो हैं इन दोनों की सेम है, यूरेसिल की और थायमीन की। लेकिन क्या है, थायमीन के अंदर जो है एक तो फ़र्क आ गया कि ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरा क्या है, ये DX है। ठीक है, यानी कि डीऑक्सी ग्रुप अटैच होगा यहाँ पे। ये इसलिए ये जो है DNA के अंदर प्रेजेंट होती है थायमीन, और यूरेसिल जो है वो RNA के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये साइटोसिन होगी, जिसे CYT या URA और THY से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ से सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, CU और T से। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सिस्टीडीन बन गया, यूरिडीन बन गया, और ये डीऑक्सीथाइमिडीन बन गया। और जो इनके साथ अगर फास्फेट ग्रुप भी अटैच है, कि अगर से एक फास्फेट ग्रुप अटैच है तो उसे हम कहते हैं यूरिडीन मोनोफास्फेट या सिटिडीन मोनोफास्फेट। और ये क्या बन गई हमारे पास, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफास्फेट, जिसे हम डीऑक्सी के लिए हम क्या करें, ये स्मॉल डी लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफास्फेट आ जाता है। तो ये तो थे डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ये जो बेसिस थी। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे बेस लिख देते हैं, लेकिन ये बेस जो है हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर जो ऊपर बने हुए हैं वो उस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे। तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास क्या है कि RNA जो बनता है उसमें जो है तीन तो सेम है बेसिस, लेकिन एक जो यूरेसिल है वो जो है RNA में प्रेजेंट है, लेकिन थायमीन के जो है वो RNA में प्रेजेंट नहीं होती, वो DNA में प्रेजेंट होती है। बाकी सारी सेम होती हैं। और इसी तरह हमारे पास दो तरह की बेस होती हैं, और 5 हमारे पास ये हैं। उन 5 में से एक जो है, दोनों में से एक कंसिडर होगी, कोई एक लगी होगी, तो इसलिए हमारे पास 8 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स बन सकते हैं जो RNA और DNA बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन के। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र वाले जो रिएक्शन हैं वहाँ पे ये कैसे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कि एनर्जी हमें कैसे मिलती है। ठीक है, The bulk of nucleotide in any cell are found in polymeric form, either RNA और DNA। कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुए होते हैं, तो ये पॉलीमर से बना देते हैं, जिनको हम DNA और RNA कहते हैं। Whose primary function are information storage and transfer। बेसिक इनका पर्पस क्या है कि जो कोई किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होना है या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है किसी सेल ने, तो वो सारी की सारी स्टोरेज जो है वो DNA और RNA के अंदर होती है, और वहीं से वो ट्रांसफ़र भी होती है। However, the free nucleotides and nucleotide derivative perform an enormous variety of metabolic function not related to the management of the genetic information। हमें पता है कि पॉलीमेरिक फॉर्म तो जो है DNA और RNA की फॉर्म में है। ठीक है, जो कि एनर्जी को स्टोर कर रही है या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है, या हेरिडिटी या जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होती है, उसको मैनेजमेंट कर रही है। लेकिन अगर फ्री फॉर्म में हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, ये उनको रिलेट कर रहे होते हैं कि डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। परहैप्स द बेस्ट नोन न्यूक्लियोटाइड इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम कह रहे हैं ATP। मोनो होता तो M आता, अब ट्राई है तो इसलिए T आ रहा है। ATP का वर्ड मेरे ख्याल है आपने सुना होगा कि इससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी साइकिल अगर आप लोगों ने कहीं पढ़े हैं तो वहाँ से भी आपको पता होगा कि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ATP है। न्यूक्लियोटाइड containing एडेनिन, इसके नेम से पता चल गया कि A का मतलब है एडेनिन है, राइबोज शुगर है, ठीक है, एंड अ ट्राइफॉस्फेट ग्रुप। ATP is often mistakenly referred to as energy storage molecule।
ऐसे इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, बट इट इज़ मोर एक्यूरेटली टर्म एज एनर्जी कैरियर और एनर्जी ट्रांसफर एजेंट, कि ये एनर्जी को ट्रांसफर कर होता है एक जगह से दूसरी, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए इसके थ्रू एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये एनर्जी स्टोरेज नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफर एजेंट है। ठीक है, the process of photosynthesis and the breakdown of metabolic fuels such as carbohydrate and fatty acid lead to the formation of ATP from adenosine diphosphate। के हमारे पास क्या है कि अगर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है तो उससे हमारे पास क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बन सकता है, कि उसके साथ फास्फेट जो है वो अटैच होना शुरू हो जाता है, तो अटैच होके हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब अगर हम एडिनोसिन देख लें कि एडेनिन है, एडेनिन जो है वो राइबोज शुगर जो पेंटोज थी उसके कार्बन 1 पे अटैच है। अब कार्बन नंबर 5 जो है उसके ऊपर अब हम देखते हैं कि कितने फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। ये एक फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये दूसरा फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है जिसे हम एडीपी कह रहे हैं। अब उसके साथ अगर हम एक और फास्फेट ग्रुप ऐड करते हैं जिसको रेड से शो किया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कि जो भी हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं फैट के या लिपिड्स के या कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी हम ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एडीपी से हमारे पास एटीपी में कन्वर्जन हो रही होती है। इसके अलावा ऊपर एक फिगर दी गई है जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक बेस है जो कि हमारे पास क्या है, एडिनोसिन है यानी एडेनिन है, उसने राइबोज शुगर के साथ अटैच है। और 5 कार्बन के ऊपर कितने फास्फेट ग्रुप हैं जो रेड से शो हो रहे हैं, 2। अब ये फास्फेट ग्रुप किसके साथ अटैच है, अगर ये याद हो आपको स्ट्रक्चर, तो ये 6 मेंबर रिंग जो है ये हमारे पास क्या था, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, एडीपी ग्लूकोज। कि हमने ये कहा कि ये जो हमारे पास जो एनर्जी हम गेन कर रहे होते हैं लिपिड से या फैट वगैरह से या ग्लूकोज से, तो ये यहाँ पे एडीपी ग्लूकोज के साथ अटैचमेंट होती है, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो एडीपी से एटीपी भी बन जाता है। ठीक है, इन दिस न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव ग्लूकोज जो कि ब्लू कलर में है इज अटैच टू एडिनोसिन। एडिनोसिन ये हमारे पास ये ब्लैक कलर है, बाय अ डाइफॉस्फेट ग्रुप के, उसके साथ जो है 2 फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। तो क्या है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर भी ये हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और उनकी कन्वर्जन हो रही होती है एडीपी से एटीपी के अंदर, साथ वाटर बना होता है। इसी तरह इन्वर्स प्रोसेस भी होता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर हम ये कहते हैं कि इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो हाइड्रोलिसिस क्या क्या होगा, ये फास्फोरिक एसिड जो यहाँ फास्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा और ये जो एक H जो है वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो वो क्या बनेगा, अगेन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। मीन कि एनर्जी की कन्वर्शन का जो प्रोसेस होता है वो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो सकते हैं, या एटीपी जो है दोबारा एडीपी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह साथ साथ हमें क्या है, एनर्जी भी मिलती जाती है। अब अगर एडीपी से एटीपी बन गया, वो क्या करता है फिर आगे, एनर्जी कैसे हमें प्रोवाइड करें, एटीपी डिफ्यूजेस थ्रू आउट द सेल टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द अदर सेलुलर वर्क, के जो बाकी काम है जो सेल के अंदर उनके लिए ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करें, सच एज बायोसिंथेटिक रिएक्शंस, आयन ट्रांसपोर्ट और सेल की मूवमेंट वगैरह, इन सब के लिए जो एनर्जी आती है वो एटीपी की वजह से आती है। द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटीपी इज मेड अवेलेबल when it transfer one or two of its phosphate group to another molecule। अब एनर्जी कहाँ से आ रही है, किसकी ब्रेक डाउन हो रही है, एटीपी की। ठीक है, ट्राईफॉस्फेट है तो क्या कर सकता है, वो डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए, मीन अपना एक फॉस्फेट ग्रुप किसी और मॉलिक्यूल को दे दे, तो वहाँ से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। This process can be represented by the reverse of the preceding reaction। जो ऊपर जो हमने रिएक्शन देखा कि ADP से हमने ATP बनाया, तो हम क्या कर रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं कि ATP वापस जो है वो ADP में भी
कन्वर्ट हो सकता है, नेमली दी हाइड्रोलिसिस ऑफ एडीपी टू एटीपी, एटीपी टू एडीपी। ठीक है, ये कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा कि एनर्जी का या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो रिएक्शंस होते हैं, या एनर्जी का ट्रांसफ़र चेन जो रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर वो किस तरह होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने स्टडी कर लिया होगा कि ये जो है एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, the degree to which the ATP participate in routine cellular activities is illustrated by the calculation indicating that while the concentration of the cellular ATP is relatively moderate, humans typically recycle their own weight of ATP each day। हमारा बॉडी जो है वो एनर्जी कहाँ से ले रही है कि वो ATP की ADP में कन्वर्जन या ADP की ATP में कन्वर्जन की वजह से जो जितनी नॉर्मल एनर्जी जो होती है इनको चाहिए होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, या जो भी हम फूड ले रहे हैं वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में या लिपिड्स वगैरह की फॉर्म में, तो उनकी ब्रेक डाउन से हमारे पास क्या है, अभी हमने ऊपर देख लिया कि एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो है हमारे सेल्स को रिएक्शन देने के लिए क्या है, अपने जो फास्फेट ग्रुप हैं वो उनको रिलीज़ करते जाते हैं, तो वो एनर्जी भी रिलीज़ होती है सेल के लिए, तो वो सेल यूटिलाइज कर लेता है। न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव पार्टिसिपेट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस के, हमारे पास जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन प्लांट प्रोसीड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ ग्लूकोज यूनिट डिनोटेड बाय एडीपी ग्लूकोज। के ऊपर ये जो भी हमने फिगर देखी है इसके बारे में बात हो रही है कि जो है कैसे प्लांट्स के अंदर जो स्टार्च वगैरह बनती है कि वो हमारे पास क्या है कि ग्लूकोज जो है वो एडीपी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। अदर न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव एज वी शैल सी इन चैप्टर कैरी ग्रुप्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के, ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी साथ अटैच हो जाते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कर रहे होते हैं। दी अटैच ग्रुप विच में बी अ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज भी हो सकता है या कोई भी और मॉलिक्यूल हो सकता है, और इवन अनदर न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकते हैं, इज टिपिकली लिंक टू द न्यूक्लियोटाइड थ्रू अ मोनो और डाई फॉस्फेट ग्रुप की। इसकी लिंकेज किस कहाँ से होती है, किस वाली एंड से हो रही होती है कि ये जो फास्फेट ग्रुप है इसकी वजह से इसके साथ अटैचमेंट हो रही है कि ये तो था हमारे पास न्यूक्लियोसाइड था या एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें दो फास्फेट ग्रुप हैं, तो इसके फास्फेट ग्रुप के साथ जो है इसके कोई भी चीज़ इसके साथ अटैच हो सकती है, चाहे कोई भी ग्लूकोज है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड ने अटैच होना है इसके साथ। न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी ज्वाइंट टू ईच अदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो हमें अब यहाँ से पता चल गया कि जो फास्फेट ग्रुप वाली साइड है वहाँ से अटैचमेंट हो सकती है, चाहे वो कोई ग्लूकोज हो उसकी अटैचमेंट हो, चाहे वो हमारे पास कोई जो है दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसकी अटैचमेंट हो। तो अटैचमेंट कहाँ से होगी, वो अटैचमेंट हमारे पास जो है अटैच हो रहे होते हैं फास्फेट ग्रुप वाली साइड से। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपस में भी पॉलीमर्स भी बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज होके एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके। न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइंट टू ईच अदर टू फॉर्म अ पॉलीमर दैट आर फेमिलियर टू अस एज आरएनए और डीएनए। जब ये पॉलीमर बना देते हैं तो ये हमारे पास, हम इनको क्या कहते हैं कि ये आरएनए है या डीएनए। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इनकी पॉलीमराइजेशन देखेंगे कि कैसे ये पॉलीमर बनाते हैं और डीएनए या न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, डीएनए या आरएनए बना रहे हैं। इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब द जनरल फीचर ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड, कि किस तरह ये जो है आपस में लिंक हो रहे हैं, तो ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड और चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास क्या है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं हुज फास्फेट ब्रिज द 3 प्राइम एंड 5 प्राइम पोजीशन ऑफ द नेबरिंग राइबोस यूनिट की। एक हमारे पास जो है राइबोस यूनिट का 5 प्राइम एंड है
और दूसरी वाली का जो है वो 3 प्राइम एंड से आपस में वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके वो पॉलीमर बनाते जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी डायग्राम भी देखते हैं। द फॉस्फेट ऑफ दीज polynucleotides are acidic, so at physiological pH nucleic acid are polyanions की इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। The linkage between the individual nucleotide is known as a phosphodiester bond कि ये जो बॉन्ड बनता है कि फास्फेट का, ठीक है, कि एक फास्फेट का इधर इस वाली राइबोस के साथ तो दूसरी वाली राइबोस के साथ जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के दो तरह से एस्टर बॉन्ड बन रहा है तो इस और फास्फेट ग्रुप की वजह से बन रहा है तो इसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो नेम बिकॉज द फॉस्फेट इज एस्टेरिफाइड टू 2 राइबोस यूनिट के 2 राइबोस यूनिट के साथ जो है ये अटैच हो रहा है। Each nucleotide that has been incorporated into the polynucleotide is known as न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू के जो हमारे पास अटैचमेंट होती जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड का रेजिड्यू है। टर्मिनल, अब हम टर्मिनल की बात करते हैं कि एंड क्या होगा, आपस में ये जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, लेकिन कोई कहीं ना कहीं उसका टर्मिनल तो आएगा। तो उस टर्मिनल के ऊपर क्या होता है, द टर्मिनल रेजिड्यूज हुज carbon 5 prime is not linked to another nucleotide is called the 5 prime end, and the terminal residue whose carbon 3 prime is not linked to another nucleotide is called the 3 prime end। कि मीन पहले तो ये अटैच होते जा रहे हैं लेकिन कोई ऐसी साइड भी आएगी जब उसके अटैचमेंट नहीं होगी, तो जहाँ पे जिस राइबोस की 5 प्राइम वाली एंड पे फॉस्फेट लगा हुआ है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि उस टर्मिनल को क्या कहते हैं, ये 5 प्राइम वाला एंड है। और जो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, जो एंड वाली राइबोस शुगर होगी उसके ये 3 प्राइम वाले पे कोई भी नहीं लगा हुआ, कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा होगा, तो हम इसको कह देते हैं कि ये 3 प्राइम एंड है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से नीचे हमारे पास क्या आ रहा है कि 5 प्राइम एंड से हम 3 प्राइम एंड वाली साइड पे मूव कर रहे होते हैं। By convention, the sequence of the nucleotide residue in nucleic acid is written कि कैसे हम लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट कहाँ से आता है, फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड, कि हम इसके जो किस तरह लिख रहे होते हैं कि हम इस वाली साइड से इस वाली साइड पे लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे पहले क्या आता है, 5 प्राइम वाली एंड आ रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 5 प्राइम से ये जो है वो 3 प्राइम वाली एंड वाली साइड पे आ रहा है। तो अभी हम इसके स्ट्रक्चर को भी डिटेल में देखते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है वो भी यही है कि ये फास्फेट ग्रुप है। ठीक है, 5 प्राइम वाली साइड पे हमारे पास क्या है, फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद जो है 3 वाली कार्बन है जिसको हम यहाँ पे 3 प्राइम कह रहे हैं, और 3 प्राइम के साथ भी क्या लगा हुआ है कि ये फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। जो भी फास्फेट ग्रुप हैं वो डायगोनल साइड पे लगे हुए हैं, मीन स्लोप वाली लाइन है, लेकिन ये 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली साइड जो है ऐसे आ रही है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो फिर क्या है, अगले वाला फास्फेट ग्रुप क्या है, दूसरी वाली जो हमारे पास पेंटोज शुगर है उसके 5 पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, 3 प्राइम्स के बाद क्या आ गया, फास्फेट ग्रुप आ गया, उसके बाद क्या है 5 प्राइम। अब इस 5 प्राइम के बाद क्या है कि फिर क्या है, फास्फेट ग्रुप आ गया। 5 प्राइम के बाद क्या है, 3 प्राइम आ गया, 3 प्राइम के बाद फिर फास्फेट ग्रुप और फिर 5 प्राइम। तो वही चीज़ जो है ये सिंपल करके दिखाई हुई है कि 5 प्राइम है, 5 प्राइम के बाद क्या है 3 प्राइम, 3 प्राइम के बाद फास्फेट, और ये फिर हमारे पास क्या आ गया 5 प्राइम। तो ये एक सीक्वेंस है इस तरह की हमारे पास ये जो चलता रहता है। और इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये इसको हम रीड कैसे करते हैं कि ये 5 प्राइम एंड से ये हमारे पास जो पॉलीमराइजेशन हो रही है वो 3 प्राइम एंड वाली साइड पे पॉलीमराइजेशन हो रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो बेस थी, ठीक है, हमें पता है कि बेस किस साइड पे लगनी है, बेस जो है वो कार्बन नंबर 1 पे लगनी है, 1 प्राइम पे बेस लगनी है।
ठीक है। तो 1 प्राइम पे जो बेस लगनी है वो एडेनिन भी हो सकती है, वो यूरासिल भी हो सकती है, वो थायमीन भी हो सकती थी, वो साइटोसिन भी हो सकती है, वो गुआनिन भी हो सकती है। ठीक है, तो वो ये सारी एक दफ़ा डिफरेंट जो है वो हमारे पास बेसिस लगा के दिखाया हुआ है। हमने पीछे देख लिया था कि बेसिस की नंबरिंग को सिंपल 1 2 3 से करेंगे और जो पेंटोज की नंबरिंग है वो प्राइम से हो रही है। ठीक है, तो ये सेम वही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जस्ट जब इसको सिंप्लीफाई शो किया जा रहा है तो यहाँ पे जस्ट उसका नेम लिख दिया गया। पहले वाला क्या है, ये ए है, दूसरे वाला यू है, थर्ड वाला हमारे पास क्या है, सी है, और फोर्थ वाला जी है। इसी तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 प्राइम वाली बी पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब 2 प्राइम वाली पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर आपको याद हो तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये RNA का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर ये DNA का स्ट्रक्चर होता तो 2 के ऊपर क्या लगा होता है, सिर्फ H लगा होता है, यानी डीऑक्सी होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हर एक के लिए, हर बेस के लिए ये जो है क्या शो किया हुआ है कि ये 2 पोजीशन के ऊपर भी ये शो किया हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे एंड वाली कार्बन है उसको देख लेते हैं। उसके जो 3 प्राइम एंड है उसके ऊपर अब फास्फेट ग्रुप नहीं अटैच, तो नॉर्मली इसका जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो वही अटैच होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म देख रहे हैं तो यहाँ 3 प्राइम एंड को भी यहाँ क्या शो किया जा रहा है कि यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच है। तो इस चीज़ को आप समझ आ गई आप लोगों को कि हमारे पास क्या है कि बेस ने अटैच होना है 1 प्राइम पे। 2 प्राइम पे अगर OH ग्रुप है तो इसका मतलब है ये RNA वाली साइड है। बेस कोई भी हो सकती है, एडेनिन, यूरासिल हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, गुआनिन हो सकती है। ठीक है, 2 प्राइम पे OH है तो इसका मतलब है कि ये RNA बना रहा है। उसके साथ कहाँ कहाँ पे हमारे पास अटैच हो सकते हैं फास्फेट ग्रुप, या तो 5 प्राइम पोजीशन पे, और साथ क्या है 3 प्राइम पोजीशन पे अटैच हो सकता है। अब जो 5 प्राइम पे अटैच हो रहा है, कोई आपस में अटैच होते जाएंगे, लेकिन टर्मिनल भी तो आएगा, एंड भी तो आएगा। तो जो 5 प्राइम एंड है जिसके ऊपर कोई एक फास्फेट जो है वो किसी और के साथ अटैच नहीं हुआ तो उसको हम 5 प्राइम एंड कह देंगे, क्योंकि ये 5 प्राइम वाली कार्बन पे लगा हुआ है। अब इसी राइबोज की जो 3rd प्राइम है, 3 प्राइम है, उस पर फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब ये फास्फेट ग्रुप एक ही फास्फेट ग्रुप है, उसने 2 राइबोज को आपस में ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, इस शुगर को और इस शुगर को 3 प्राइम वाली जगह से अटैच हुआ है। ठीक है, ये कि फास्फेट ने एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है और एक बॉन्ड जो इधर बनाया हुआ है, तो इसको इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये फास्फोर डाइएस्टर बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी देख लें कि एक की 3 प्राइम वाला है और दूसरे वाले के 5 प्राइम के साथ जो है वो फास्फेट का लिंकेज है। ठीक है, फास्फेट का बॉन्ड है। इधर आप देख लो, इसकी 5 के साथ तो ये बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये इसके साथ क्या है, इसकी 3 वाली के साथ ये फास्फेट का बॉन्ड है, और दूसरी वाली जो है उसके 5 के साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरह हमारे पास ये इसकी पोलीमराइजेशन होती है, और एंड पे जब टर्मिनल आ जाता है तो यहाँ पे 5 के साथ तो बॉन्ड बना हुआ है लेकिन 3 के साथ कोई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं कि ये 3 प्राइम एंड आ जाएगा हमारे पास। कि हम इसको लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं कि 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड वाली साइड पे ये जो है हमारे पास जो है इसकी पोलीमराइजेशन हो रही होती है। The properties of a polymer such as nucleic acid may be very different from the properties of the individual unit। कि individual unit की properties कुछ और हो सकती हैं, लेकिन जो उसके polymers हैं उसकी properties क्या हो सकती हैं, कुछ और हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ उसके मोनोमर्स की प्रॉपर्टीज़ पोलीमराइजेशन से पहले कुछ और हो सकती हैं, और पॉलीमर जब बन जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज भी हो सकती हैं। एज द साइज ऑफ पॉलीमर इंक्रीजेज फ्रॉम, क्यों, क्योंकि साइज चेंज हो गया। यहाँ से पहले क्या था, मोनोमर था, फिर डाइमर हुआ, फिर ट्राइमर, टेट्रामर और ओलिगोमर। मीन के कुछ जो न्यूक्लियोसाइड जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द चार्ज and solubility may be changed. In addition,
A polymer of non-identical residues have a property that its component monomer lack, namely it contain information in the form of sequence of residues। अब मोनोमर में तो सिर्फ एक ही हमारे पास बेस लगी होगी या एक ही शुगर लगी होगी, लेकिन जब पॉलीमर होंगे तो इसमें क्या है कि डिफरेंट तरह की बेसिस लगी हैं या डिफरेंट तरह की हमारे पास जो है वो शुगर लगी हुई है, जिसकी वजह से उसके एक तो नंबर भी चेंज हैं और दूसरा उनकी क्या है वो खुद हमारे पास बेसिस भी चेंज है या हमारे पास शुगर भी चेंज है, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के हमारे पास ये जो पॉलीमर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब वो पॉलीमर्स किस तरह के बन रहे हैं, ये कैसे बनेगा, ये डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये कौन सा सीक्वेंस है रेजिड्यूज का, वो सारी की सारी उस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि हमारे पास किस तरह के पॉलीमर्स बन रहे हैं, मोनोमर्स हैं। तो इसलिए हमारे पास जो मोनोमर हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, जबकि जो है पॉलीमर हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास चेंज हो सकती हैं। तो ये तो था हमारे पास कि कैसे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से जो है आरएनए या डीएनए बनता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।